Assalamu alaikum my dear students, my name is Salman Riaz. Today we will discuss about oxidation and reduction reactions. Oxidation and reduction reactions. अगर है ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। कल हम देख चुके हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज कहलाता है ऑक्सीडेशन, जबकि इसका उल्ट कर दें तो वो कहलाता है रिडक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चीजें हो रही हों वो रिएक्शन कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है व्हाट इज मींट बाय रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद कहता है कि रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में, जो कि आयोनिक बॉन्ड बनाने के काम आता है। और पार्शियल ट्रांसफर या पार्शियल ट्रांसफर हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन शिफ्ट और इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, या इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के काम आ सकते हैं। रिएक्शन के दौरान यही होता है, या इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, या उसका पार्शियल ट्रांसफर होता है, या वो शेयर हो जाता है उस दौरान, या बॉन्ड बन रहे होते हैं। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड भी हो सकता है और कोवेलेंट भी हो सकता है। उसके बाद आता है रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा इकट्ठे होंगे, ऑलवेज अकर टुगेदर। यू कांट हैव वन विदाउट द अदर। एक के बगैर आप दूसरा तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब ऑक्सीडेशन होगी तब रिडक्शन भी जरूर होगी। अब पढ़ते हैं पोटाशियम पर मैग्नेट की ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट। पोटाशियम पर मैग्नेट का फार्मूला होता है KMnO4। पोटाशियम, मैंगनीज और ऑक्सीजन, तीन किस्म के एटम इसमें होते हैं। पोटाशियम, मैंगनीज और ऑक्सीजन के 4 एटम होंगे तो बन जाता है पोटाशियम पर मैग्नेट। अब इसकी डीकलराइजेशन होगी। डीकलराइजेशन में ये है कि डार्क पर्पल सॉल्यूशन जो है ना वो कलरलेस हो जाता है। जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो डार्क पर्पल सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। पोटाशियम पर मैग्नेट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एन एसिडिक मीडियम। दो चीजें याद रखनी है। पहली बात ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावरफुल है, दूसरी बात ये एसिडिक मीडियम के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। इट ऑक्सीडाइजेज ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड को ये ऑक्सीडाइज करके बदल देगा कार्बन डाइऑक्साइड में। कहता है इस रिएक्शन के दौरान जो पर्पल कलर होगा सोल्यूशन का वो पोटाशियम पर मैग्नेट का, जैसे ही हम ऐड करेंगे वो कलरलेस हो जाएगा। कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्रोवाइड कर रहा होगा। अब इसकी जरा अनबैलेंस्ड इक्वेशन देखें। उसमें ये है पोटाशियम पर मैग्नेट और ये है सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों ने रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद क्या बना दिया, K2SO4 बना दिया, पोटाशियम सल्फेट, और साथ बना दिया इन्होंने मैंगनीज सल्फेट, और साथ में जो तीसरा कंपाउंड बनाया वो बनाया इन्होंने वाटर, और साथ ही साथ 5 एटम जो है नेसेट हाइड्रोजन के रिलीज हुए। और ये जो लिखा है H2C2O4 ये है ऑक्सैलिक एसिड। ये क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। एसिड में COOH होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जब हम इसको इस तरह से जोड़ देते हैं, इस तरह से ये बन जाता है ऑक्सैलिक एसिड। अब देखिए कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन। ऑक्सीजन कितने हैं, 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड है। अब कहता है पहला रिएक्शन आपने कराना है पोटाशियम पर मैग्नेट का सल्फ्यूरिक एसिड से, तो 3 कंपाउंड बनेंगे। पोटाशियम सल्फेट बनेगा, मैंगनीज सल्फेट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। इसके नतीजे में बन रही होगी नेसेट हाइड्रोजन और नेसेट ऑक्सीजन, और साथ जब वो ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो उसको बदल देगा कार्बन डाइऑक्साइड में और साथ वाटर में। अब कहता है देखें जी, ये ओवरऑल इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी। पोटाशियम पर मैग्नेट रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से और ये रिएक्ट करेगा ऑक्सैलिक एसिड से। ये तीनों चीजें रिएक्ट करके बनाएंगी पोटाशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ वाटर। और इसको आपने क्या कर देना है, बैलेंस। बैलेंस करने के लिए देखें यहाँ पोटाशियम कितने हैं, 2, तो इधर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 के MnO4 बन गया। यहाँ अब Mn कितने हो गए, मैंगनीज 2 हो गए, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बैलेंस हो गए। अब उसके बाद अगर बात करें सल्फर की, सल्फर यहाँ पे सल्फर भी शायद बैलेंस हो गए हैं क्योंकि 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ, 2 यहाँ, सल्फर भी तीनों बैलेंस हो गए। अगर ऑक्सीजन की बात करें, बल्कि ऑक्सीजन से पहले आप बैलेंस करने की कोशिश करें इसमें कार्बन को। कार्बन यहाँ कितने हैं, 2, और यहाँ कार्बन कितना था, 1। बैलेंसिंग नहीं होगी स्टूडेंट। हम इसको ना साइड पे लिख के देखते हैं। इस इक्वेशन की थोड़ी सी कम्प्लेक्स है तो बैलेंसिंग में आपको इशू हो सकता है। पहले है जी पोटाशियम पर मैग्नेट KMnO
4। इसका रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4। और मैंने अभी बताया ओज़ालिक एसिड का फार्मूला होता है H2C2O4। अब इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो डाइल्यूट होगा। अब जब ये तीनों चीज़ें रिएक्ट करेंगी तो 4 किस्म के कंपाउंड बनेंगे। एक बनेगा पोटाशियम सल्फेट K2SO4, साथ बनेगा मैंगनीज सल्फेट MnSO4, साथ बनेगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और साथ इसमें बनेगा वाटर। अब इसको बैलेंस करते हुए पोटाशियम के यहाँ 2 है एटम तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैंगनीज भी 2 हो गए, तो इसलिए यहाँ ला के मैंगनीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये तो हो गया बैलेंस। अब इसमें सल्फर जो है यहाँ 2 और ये 1, 3 सल्फर हो गए। यहाँ सल्फर 1 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ तक तो आप इजीली बैलेंसिंग कर सकते हैं। दूसरी बैलेंसिंग करने के लिए आपको याद रखना होगा जब भी ये रिएक्शन होगा 10 मॉलिक्यूल बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के और 8 मॉलिक्यूल बनेंगे वाटर के। तो अब इसको देखते हुए आप बाकी इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं जी टोटल अगर देखें 3 2 6, ये पहले इधर देखते हैं 8 2 कितने 16 हाइड्रोजन है एक साइड पे, तो 16 इधर ही होने चाहिए। 6 यहाँ पर है, पीछे कितने बचे हैं 2 यहाँ पे पहले से है, अब 10 मजीद बचते हैं तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 5 2 10, 10 में 6 प्लस कर दें 16। तो इस तरह से ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगी। चलते हैं जी अपने मेन टॉपिक की तरफ। ओवरऑल ये बैलेंसिंग इक्वेशन करने के बाद अब इसमें हमने देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट का चक्कर। कह रहा है कि इस दौरान पोटाशियम की आपने पढ़ी हुई है आमतौर पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है जी +1, क्योंकि ग्रुप 1 की जितने भी एलिमेंट है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, और जो ग्रुप 2 के एलिमेंट है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपके पास होती है ये ऑक्सीजन वाला जो है O80 इसमें -2 होती है। अब इस हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से करेंगे -8 आ जाएगा और इसको 2 से करेंगे तो +2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही होगी +7। और जब ये रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद बनाएगा MnSO4 और इस दौरान इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही होती है। अब ये नीचे मैंने लैदा से भी बताया है कि मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज होगी +7 से जाएगी। जब उसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए +2 पे चली जाएगी तो मैंगनीज की क्या होगी रिडक्शन। देखिए जरा यहाँ पर मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ +7 है और उसके बाद इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 में चली जाएगी जब ये रिएक्शन होगा। और दूसरी तरफ कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस वाले में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 3+ और उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें चली जाएगी +4 के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट का चक्कर भी चल रहा होता है। तो जिस दौरान जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है उसको बोलते हैं रिडक्शन, और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो मैंगनीज की रिडक्शन हुई है इसमें और कार्बन की इसमें ऑक्सीडेशन हुई है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर जो मैंगनीज का वो डिक्रीज हुआ +7 टू +2 और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ +3 टू +4। ईच मैंगनीज एटम एक्सेप्ट 5 इलेक्ट्रॉन टू गेट रिड्यूस्ड। मैंगनीज एटम ने 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए रिड्यूस होने के लिए और कार्बन एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है ऑक्सीडाइज होने के लिए। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है जबकि ओज़ालिक एसिड इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट है। अब मेन चीज आपने याद रखनी है KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओज़ालिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये मैंगनीज और कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी कम हुई किसकी ज्यादा हुई, किसकी ऑक्सीडेशन हुई किसकी रिडक्शन की आपने याद रखना है। दूसरी एग्जांपल है पोटेशियम आयोडाइड ऑक्सीडेशन। कह रहा है एक्वा सॉल्यूशन जब लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड का, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, इज ऑक्सीडाइज टू आयोडीन इन एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। अब इसमें भी पोटेशियम परमैंगनेट यूज हो रहा होगा और एज अ रिजल्ट आयोडीन का कलर चेंज होगा। टिपिकली कह रहा है फ्रॉम कलरलेस टू येलो ब्राउन। आयोडीन का कलर कहाँ से कहाँ बदलेगा, कलरलेस टू येलो ब्राउन तरफ ये सोल्यूशन जा रहा होगा। ये पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में पोटेशियम हाइड्रेट की आई, इन तीनों के रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा पोटेशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, साथ आयोडीन बनेगी, साथ वाटर बनेगा। इसको भी सेम उसी तरह से अपने बैलेंस कर लेना है कि यहाँ जब पोटेशियम सल्फेट बनेगा, पोटेशियम यहाँ कितने हो गए 2 तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मैंगनीज यहाँ 2 हो गए तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें। बाकी ये आप 2 याद रखेंगे, वाटर के 8 मॉलिक्यूल बनेंगे और आयोडीन के 5। ठीक है, तो यहाँ इसके हिसाब से इसको बैलेंस करेंगे। 5 2 10 आयोडीन होते तो 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, तो बाकी इक्वेशन जो है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो रही होगी। अब इस दौरान भी कहता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसकी हुई है, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +7,
+7 से चेंज हो गई है +2 पे, तो इसकी रिडक्शन हुई है। जबकि ऑक्सीडेशन आयोडीन की हुई है, आयोडीन की ऑक्सीडेशन थी -1 और ये -1 से चेंज किस में होगी इसकी ऑक्सीडेशन I2, और जो 0 होती है वो जो फ्री स्टेट में होता है, जैसे आयोडीन है I2, फ्री स्टेट में कोई भी एटम हो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 पे हुई है, मतलब डिक्रीज हुई है। जिसकी डिक्रीज हुई है, अब देखते हैं नीचे, इन दिस रिएक्शन द परमैंगनेट आयन MnO4 इज रिड्यूस्ड टू मैंगनीज 2 आयन 2+ कह रहा है, MnO4 जो है ये रिड्यूस होके बन गया Mn2+, और आयोडाइड आयन जो है ये ऑक्सीडाइज होके बन गया आयोडीन। पोटाशियम परमैंगनेट यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, जबकि पोटाशियम आयोडाइड यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम। ये रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट ये आपके कुछ दिए हुए हैं, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराया आयोडीन पोटाशियम आयोडाइड के साथ, तो इस दौरान ये बन रहा है, और उसने कहा है कि ये दूसरा भी है, इसमें निकालना क्या है, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट द फॉलोइंग। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही होगी उसकी ऑक्सीडेशन होगी और वो खुद रिड्यूस हो रहा होगा, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही होगी उसकी रिडक्शन हो रही होगी और खुद वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। ये उसने पूछा है आपसे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? सब्सटेंस दैट कॉजेज ऑक्सीडेशन बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन करता है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद अगर वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो अपने आप की क्या हो रही होगी, उसकी रिडक्शन हो रही होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है उसने और वो एक्सेप्ट कर लेगा। रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्या है? ऐसा सब्सटेंस जो रिडक्शन करवाता है इलेक्ट्रॉन देकर और अपने आप की उसकी क्या हो रही होगी, ऑक्सीडेशन, गेट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन किसी को देगा वो कोई ना कोई एक्सेप्ट करने वाला होगा। अब रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही वक्त में दोनों चीजें हो रही होती हैं। ये की पॉइंट्स यही हैं इसमें। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन में एक साथ होती हैं। ऑक्सीडेशन में ये चारों चीजें होती हैं। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गेन, हाइड्रोजन लॉस, इलेक्ट्रॉन लॉस और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो खुद क्या हो रहा होता है, रिड्यूस हो रहा होता है। उसके बाद रिडक्शन इन्वॉल्व्स हाइड्रोजन गेन, ऑक्सीजन लॉस, इलेक्ट्रॉन गेन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो रिड्यूस होता है जबकि रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैन बी कंप्लीट भी हो सकता है आयोनिक के केस में, पार्शियल में शेयरिंग हो सकती है कोवेलेंट के केस में। ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करता है कौन सी स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी स्पीशी रिड्यूस हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।